वो ब्लैक स्नेक कभी भी अंदर आ सकता था। मास्टर ने तो अब अपने ब्लड की मदद से 3 गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाला। ये गार्डियन स्पिरिट बचपन से मास्टर के साथ थी, जो हर समय पर उनकी प्रोटेक्शन किया करती। 3 गार्डियन स्पिरिट वहां पर आ चुकी होती हैं, जिनमें से 2 स्पिरिट निकल पड़ी होती हैं शील्ड को रिपेयर करने के लिए, और वहीं एक स्पिरिट मास्टर के सामने रहकर उनकी प्रोटेक्शन करेगी। अब तो हमें उस ब्लैक स्नेक को दिखाया जाता है जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो सामने की तरफ खड़ा होता है। उसका बस चले तो वो एक ही बार में सभी को खत्म कर दे, लेकिन फिलहाल वो मास्टर को मारने आया था। अब बाद में पता चला कि यिंग मिंग अपने सारे दोस्तों को टेलीपोर्ट करा के वहां मास्टर की मदद करने आ चुका है, लेकिन यिंग मिंग को आइडिया ही नहीं था कि इसकी वजह से ही उसके मास्टर की जान जाएगी। यिंग मिंग ने आदेश दिया अपने सभी साथियों को कि हमें मास्टर की मदद करनी है, तो वो एक साथ प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करने लगे। अब यिंग मिंग को तो प्रोटेक्शन स्पेल नहीं आता था, वो तो नाटक करने लगा स्पेल परफॉर्म करने की। मास्टर का एक गार्डियन स्पिरिट सांप से लड़ते टाइम मारा जाता है, लेकिन एटलीस्ट उसने उसके बॉडी में जाकर काफी डैमेज पहुंचा दिया था। अब उस खतरनाक सांप ने अपने जहरीले वेपन को उन सारे स्टूडेंट्स के सामने फेंका। बाकी स्टूडेंट्स तो एकदम सेफ थे, लेकिन यिंग मिंग जिसे प्रोटेक्शन स्पेल नहीं आती थी वो एकदम खुला हुआ होता है। अगर वेनम उसकी बॉडी पर पड़ा तो वो मारा जाएगा। इसी वजह से अब मास्टर यिंग मिंग को बचाने के लिए खुद सामने आ जाते हैं। सांप का वेनम यिंग मिंग के बॉडी में जाने की बजाय उसके मास्टर में चला जाता है। इसी रीजन की वजह से मास्टर इन्फेक्टेड हो चुके थे। मास्टर के गार्डियंस ने मिलकर सांप को खत्म कर दिया था, बट अब उनकी भी जान एंड होने वाली होती है। यिंग मिंग खुद को ही दोष दे रहा था और वो मास्टर के पास जाकर रोने लगता है। यिंग मिंग को यही लगने लगा कि उसकी नादानी की वजह से ये सब हुआ। अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो मास्टर एटलीस्ट डोमिनेट ही कर रहे थे इस फाइट को। मास्टर जिनकी बॉडी पर निशान आने लगते हैं वो अब यिंग मिंग को बता रहे थे कि ये सांप इंपीरियल सिटी से आया है। सांप पूरी तरीके से आजाद हो चुका है, इसके बारे में बहुत लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन कई साल पहले ये सांप एक और बार आया था, जिसे कि 4 मास्टर्स ने पकड़कर अपनी पावर से इंपीरियल सिटी में कैद कर दिया। और आज वो दिन वापस आ चुका है जब ये सांप अपनी टेरिटरी से बाहर आया होगा। इसके साथ कुछ और काली शक्तियां हैं जो चारों तरफ तबाही मचाएंगी। तो इसीलिए इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें इंपीरियल सिटी के उस 4 मास्टर के स्टैचू को जिंदा करना होगा। इसके लिए यिंग मिंग को 4 स्किलफुल मास्टर्स को वहां लेके जाना होगा, जिससे वो एक्टिवेट हो पाए, और वही 4 मास्टर्स की स्पिरिट उस पूरे काली शक्तियों को रोक पाएंगी। नहीं तो ये निश्चित था कि आगे आने वाला समय बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। इसीलिए अब वो बिना देरी किए इंपीरियल सिटी की तरफ निकल पड़ता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। इंपीरियल सिटी में आने के बाद यिंग मिंग की मुलाकात बूया नाम के एक वॉरियर से होती है। वो दोनों जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे पैलेस की तरफ, तभी अचानक उन्हें कुछ धुन की आवाज सुनाई देती है। ये धुन बहुत ही पुरानी चीजों से बजाया जा रहा था, इसीलिए वो दोनों उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। यिंग मिंग और बूया दोनों उसकी तरफ भागते हैं बहुत ही तेजी से। बाद में पता चला कि ये धुन तो एक डीमन बजा रहा है जिसके पास रॉयल गिटार मौजूद था। अब बूया तो उस डीमन से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे पास ये शाही गिटार कैसे आया और तुमने इतनी जरूरत कैसे की कि इतना अपवित्र होने के बावजूद भी इसे बजाओ। डीमन यहाँ पर बूया और यिंग मिंग दोनों को समझाता है कि ये धुन मेरी एक फ्रेंड की थी जो कई साल पहले गायब हो चुकी होती है, उसी के याद में वो उसे हमेशा बजाया करता है। अब बूया यहाँ पर जो था उसे डीमन और बुरी ताकतों से बहुत नफरत होती है। वो जब भी अगर किसी डीमन को देखता तो उसे मारने लग जाता। यहाँ पर भी वो यही करता है और वो उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ा। बट अच्छी बात यह हो गई कि यिंग मिंग उस जगह पर पहुंच चुका था। यिंग मिंग ने बूया को रोका और उसे समझाया कि ये डीमन उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, इसे एक और चांस देना चाहिए जिससे ये अच्छे राह पर चल सके। पर बूया शायद इन चीजों में बिलीव नहीं करता। यिंग मिंग ने उस डीमन को वहां से भागने के लिए कहा और अब वो खुद बूया से लड़ने चला गया होता है। बूया और यिंग मिंग में काफी ज्यादा फाइट्स हुए और दोनों अच्छे ही वॉरियर थे, पर यिंग मिंग एंड में जीत जाता है और टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से बूया को दूर कर देता है। दरअसल बात ये थी कि बूया उन 4 मास्टर्स में से एक है जो इंपीरियल पैलेस के अंदर जाकर उन स्टैच्यूज को रिवाइव करेंगे। बट अभी तक बूया और यिंग मिंग दोनों को ये बात नहीं पता कि वो दोनों मास्टर्स हैं। फिलहाल वो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं। अब यिंग मिंग थोड़ी देर के अंदर उस डीमन के पास जाकर बात करने लगता है। वो डीमन पहले से काफी कमजोर हो चुका था, बट उसे अंदाजा है कि यिंग मिंग एक अच्छा आदमी है, इसीलिए डीमन ने यिंग मिंग से उसका मास्टर बनने के लिए कहा। यिंग मिंग को भी एहसास था कि ये डीमन आगे चलकर बड़ा काम करेगा, तो उसने अपनी शक्ति का यूज करते हुए उस डीमन को अपना एक गार्डियन एंजल बना दिया। यानी कि अब वो डीमन यिंग मिंग के अंडर ही काम करेगा और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। अब उस पैलेस के अंदर 4 मास्टर्स को इनवाइट किया गया होता है, जिनमें से यिंग मिंग और बूया भी उस जगह पर आ गए थे। उस जगह पर जाने के बाद ही उन्हें पता चला कि वो दोनों मास्टर्स हैं, नहीं तो बूया यिंग मिंग पर हमला करने के लिए तो रेडी ही था। उस जगह पर यंग नाम की तीसरी मास्टर भी होती है, लेकिन 4th मास्टर अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। अब उस इंपीरियल सिटी की राजकुमारी का एक बॉडीगार्ड वहां पर आता है। बॉडीगार्ड ने सारे मास्टर्स को समझाया कि कल रिचुअल किया जाएगा जिसमें स्टैच्यूज को रिवाइव करेंगे, लेकिन आज के लिए उन सभी को रेस्ट करना है। तो सभी मास्टर्स इंक्लूडिंग यिंग मिंग और बूया रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं अपने अपने चैम्बर के अंदर। यहाँ यिंग मिंग थोड़ा चौंक गया था क्योंकि रानी के बॉडीगार्ड की शक्ल सेम टू सेम उसके प्रीवियस मास्टर जैसी दिख रही थी। वो तो उन्हें पूरी तरीके से रिलेट कर पा रहा था। अब थोड़ी देर के अंदर वहाँ प्रिंसेस की एंट्री होती है। प्रिंसेस अब पूरी तरीके से रेडी थी उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, बट अब एक सैनिक भागता हुआ आता है और बताता है कि चौथे मास्टर को किसी ने मार दिया है। ये बहुत ही बुरी खबर थी और इस तरीके से तो वो अपना रिचुअल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ये बातें जल्द से जल्द रानी को बताई गई कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाए। सभी लोगों को अब रानी के उस चैम्बर में लेकर आया जाता है जहाँ पर रानी अपना चेहरा नहीं दिखाती। प्रिंसेस ने रानी को सब कुछ बता दिया था। रानी भी चिंतित थी कि आखिर इस तरीके से चौथे मास्टर को किसने मार दिया, वो भी रिचुअल कंप्लीट होने से पहले। इस पर कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, लेकिन उनका ये रिचुअल भी कंप्लीट होना पड़ेगा। तो इसीलिए रानी ने अपने बॉडीगार्ड को 4th मास्टर बनने के लिए कहा। किसी भी हालत में उन्हें ये कंप्लीट करना ही होगा, बुरी ताकतों के और ज्यादा ताकतवर होने से पहले। प्रिंसेस इन बातों को समझ चुकी थी और अब
अब वो ये रिचुअल आगे बढ़ाती है। सारे मास्टर्स एकजुट हो जाते हैं उस पूरे स्टैचू को इक्वली डिवाइड करने के लिए और उस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए। बट प्रॉब्लम तब जाकर बढ़ गई जब पता चला कि प्रिंसेस के ऊपर एक डीमन ने हमला कर दिया है। वो उसके बॉडी में कुछ अजीब तरीके के वॉर्म्स डाल देते हैं। यिंग मिंग ने इन चीजों को नोटिस कर लिया था, इसीलिए अब वो अपनी पावर्स की मदद से उस वॉर्म को बाहर निकालता है प्रिंसेस की बॉडी में से। पर अब उस डीमन का असर यिंग मिंग पर होने लगा था। बुया भी उस जगह पर मौजूद था, तो उसने यिंग मिंग की भी मदद की उस डीमन से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ तक कि बुया ने उस डीमन की पावर का यूज किया ताकि वो इस रिचुअल को कंप्लीट कर सके। अब धीरे धीरे चारों मास्टर्स के होने के बाद वो इस रिचुअल को आगे बढ़ाते हैं और हर एक स्टैचू को अच्छी तरीके से सम्मान देते हैं। अब जाकर लग रहा था कि उनका ये रिचुअल कंप्लीट हो ही जाएगा, पर अब अचानक इंपीरियल सिटी के चारों तरफ एक ब्लू कलर की शील्ड बन जाती है। यिंग मिंग और बुया को जब ये पता चला तो वो अपनी चैम्बर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं। उन्हें शक हो गया कि जरूर ये किसी डीमन या फिर काली शक्ति का काम हो सकता है। वो सब चैम्बर के अंदर चले गए जहाँ से आवाज आ रही थी और उन्होंने देखा कि रानी का बॉडीगार्ड तीसरे मास्टर यानी कि यंग के ऊपर हमला कर रहा था। बॉडीगार्ड ने यंग और बुया से कहा कि यंग ही वो है जो इन सारी चीजों के पीछे मौजूद है, बट यंग का मानना भी कुछ और ही था। अब पता नहीं वहाँ पर हेड डीमन ने सभी पर हमला कर दिया होता है। ऑब्वियस बात थी कि बुरी ताकतें वहाँ मौजूद होती हैं तो कई सारे डीमंस वहाँ प्रेजेंट होंगे ही। हेयर डीमन ने तो यंग का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश की और अब देखकर लग रहा था कि यंग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। यंग ने मरने से पहले यिंग यांग को एक रानी के बारे में बात बताई जो बहुत सीक्रेट थी, पर यिंग यांग समय रहते उसे सुन नहीं पाता और यंग अपना दम तोड़ देती है। उन सभी को अब बड़ी चौकन्ने तरीके से काम लेना होगा क्योंकि चारों तरफ काली शक्तियों का अंधेरा मंडरा सकता है। बट सबसे पहले पता करना होगा कि उनके अंदर ही ऐसा कौन सा बहरूपिया है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को पहुंचा रहा है। बुया को लगता था कि ये सारी चीजें उस बॉडीगार्ड ने की हैं। वहीं यिंग मिंग को लगता था कि जरूर क्वीन हमसे कुछ छुपा रही है। दोनों के थॉट्स अलग अलग थे, इसीलिए वो दोनों अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। पर उनमें ये डील हुई थी कि एक दूसरे के रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। दोनों अब तुरंत ही निकल पड़े थे अपने अपने चैम्बर की तरफ। यिंग मिंग अब यहाँ पर जब अपने चैम्बर की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा कि प्रिंसेस उसके कमरे में मौजूद है और प्रिंसेस लगातार उसका एक स्वॉर्ड चुराने की कोशिश कर रही थी। यिंग मिंग सीधा प्रिंसेस से आकर पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्यों चोरी कर रहे हो। दरअसल ये वो स्वॉर्ड होती है जो कि यिंग मिंग के मास्टर ने शुरुआती दौर पर उसे दी थी और बोल सकते हैं कि इस स्वॉर्ड के अंदर काफी सारी ताकतें मौजूद हैं। इन ताकतों को यिंग मिंग किसी भी हालत में एक्सप्लोर करना चाहता था। प्रिंसेस यहाँ यिंग मिंग को कुछ बता पाती इससे पहले वहाँ हेयर डीमन आ जाती है जिन्होंने प्रिंसेस पर हमला कर दिया था। प्रिंसेस तो मौका देखकर वहाँ से भाग गई, बट अब यिंग मिंग उस हेयर डीमन के सामने खड़ा होता है। वो तो हेयर डीमन से पूछने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम किस मकसद से यहाँ पर आकर हम पर हमला कर रही हो। हेयर डीमन ने इतना कहा कि इतने सालों से आखिरकार उसका वेट पूरा हुआ, वो इसी चीज के लिए आई थी और कंप्लीट करके जाएगी। वहाँ से गायब होने से पहले यिंग मिंग ने एक फोटो वहाँ पर छोड़ी। उसके अंदर रानी की एक फोटो बनी हुई होती है जो सेम टू सेम प्रिंसेस जैसी लग रही थी। बिल्कुल भी देखकर डिफरेंस बताया नहीं जा सकता रानी और प्रिंसेस के अंदर। इन चीजों को कंबाइन करने पर यिंग मिंग को एक शॉकिंग बात पता चलती है, इसीलिए अब यिंग मिंग तुरंत ही बुया के पास भागा जो एक कमरे में मौजूद होकर बॉडीगार्ड से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन अचानक बॉडीगार्ड ने उस पर कुछ हमला कर दिया। यिंग मिंग जब तक उस कमरे में पहुंचता है तब तक बॉडीगार्ड निकल चुका था और बुया जमीन पर गिरा होता है। यिंग मिंग तुरंत ही बुया को अपने पावर से हील करता है और उसे उठाता है। दोनों अब जल्द से जल्द चैम्बर से बाहर निकलने लगे जिस जगह पर उन्हें बॉडीगार्ड और प्रिंसेस दिखाई देते हैं। बुया नहीं समझ पाता कि बॉडीगार्ड प्रिंसेस के साथ क्या कर रहा है और ये दोनों इस तरीके से हाथ पकड़कर कहां जा रहे हैं। यिंग मिंग ने बुया को उस मोमेंट पर बता दिया था कि प्रिंसेस और रानी कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पर्सन है। जो क्वीन वो पर्दे के पीछे देखा करते थे वो तो लकड़ी का एक टुकड़ा था। ये सब उस बॉडीगार्ड का किया धरा है। उसने किसी को भी पता नहीं लगने दिया अपना ये फुल प्रूफ प्लान। बुया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से यिंग मिंग उसे सारी चीजें समझाता है। दरअसल कई साल पहले जब वो खतरनाक स्नेक इंपीरियल सिटी पर हमला करने के लिए आ रहा था तो 4 मास्टर्स ने अपनी पावर की मदद से उसे इंपीरियल सिटी के अंदर ही कैद कर लिया। अब उन चारों मास्टर्स की पावर्स उन स्टैचू में तो कलेक्ट हो गई, बट इतने खतरनाक स्नेक को किसी वेसल में कन्वर्ट करके रखना जरूरी था और इसीलिए प्रिंसेस ने अपनी कुर्बानी देने का डिसाइड किया। दरअसल उन्होंने उस बहुत ही खतरनाक सांप की सोल को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इसकी वजह से वो एक वेसल का काम करेंगी और वो सांप कभी आजाद नहीं हो पाएगा। बॉडी में होने की वजह से सांप इंपीरियल सिटी के कभी बाहर नहीं निकल सकता और इससे प्रिंसेस को एक वरदान मिल जाता है इमॉर्टैलिटी का, यानी वो अंत काल तक जिंदा रहेंगी और कभी मरेंगी नहीं। शुरुआती दौर पर तो प्रिंसेस को काफी अच्छा लग रहा था, पर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि इमॉर्टैलिटी कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक श्राप है जिसे चाह कर भी कोई तोड़ नहीं सकता। अब उस सांप के लिए इंपीरियल सिटी के चारों तरफ बाउंड्री बनाने के कारण प्रिंसेस भी बाहर नहीं जा सकती। कई सालों तक प्रिंसेस महल के अंदर ही मौजूद रह गई। एक समय के बाद तो उन्हें घुटन सी होने लगी थी और उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से दूर जाना था, बट वो इसी वजह से खुद को बैकआउट कर लेती कि वो सांप उसके बॉडी में मौजूद है। अगर वो बाहर जाएंगी तो ये सांप भी आजाद हो सकता था। यहाँ हमें पता चला कि यिंग मिंग के मास्टर भी इस प्लेस पर आते थे उन्हें कुछ शिक्षा देने के लिए। यिंग मिंग के मास्टर और प्रिंसेस के बीच एक अच्छा बॉन्ड हो चुका था। प्रिंसेस को बहुत अच्छा लगता कि मास्टर यहाँ आकर अच्छी अच्छी बातें सिखाते, बट मास्टर को भी एक समय के बाद वहाँ से जाना ही पड़ा। अब यहाँ प्रिंसेस अकेली ना रहे इसीलिए मास्टर ने उसे एक गार्डियन एंजल दे दिया होता है। ये गार्डियन एंजल कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस का बॉडीगार्ड ही था और इसी रीजन की वजह से वो बॉडीगार्ड यिंग मिंग के मास्टर जैसा लगता है। प्रिंसेस उस गार्डियन एंजल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम गुजारती थी, पर उसे अब आजाद होना था और कहीं ना कहीं प्रिंसेस के बॉडीगार्ड से बात करने के बाद ये पता चला कि उसे भी प्रिंसेस की तरह इमॉर्टल होना है और ये सब सिर्फ एक ही वजह से हो सकता था कि प्रिंसेस के अंदर जो डेडली स्नेक का सोल मौजूद है वो अपने बॉडीगार्ड की बॉडी में ट्रांसफर कर दे। इससे प्रिंसेस फ्रीली कहीं भी घूम सकती है और बॉडीगार्ड को अपनी इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ यिंग मिंग और बुया
को सब कुछ पता चल गया था कि बॉडीगार्ड क्या करने जा रहा है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागने लगे। लेकिन शायद बॉडीगार्ड को पहले से ही इस बात का एस्टिमेशन हो चुका था। वो अपने प्रोटेक्टिव स्पेल्स की मदद से यिंगमिंग और बुया को रोकने की कोशिश करता है और उन पर हमला कर देता है। बॉडीगार्ड ने अब तुरंत ही टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करके यिंगमिंग और बुया को कहीं और ही भेज दिया होता है। लेकिन यिंगमिंग टेलीपोर्टेशन स्पेल में काफी माहिर था, वो बड़ी आसानी से वहां से बचते हुए वापस आ जाता है। बट अब यहाँ देखा जा रहा था कि बॉडीगार्ड प्रिंसेस को सुलाकर उसके बॉडी से वो सांप बाहर निकाल रहा है। सारे रिचुअल अच्छी तरीके से करने के बाद आखिरकार वो कर्स सांप वहां से बाहर आ गया। बॉडीगार्ड ने तो अब उस सांप को अपने बॉडी के अंदर ले लिया होता है। बहुत सारी ताकतें उस बॉडीगार्ड को मिल चुकी थी और अब शायद वो इमॉर्टल बन चुका होता है। अपनी ताकतें एक्सपांड करते हुए अब वो एक बड़े से स्नेक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये स्नेक पूरी इंपीरियल सिटी को ही डिस्ट्रॉय करने लगा था। अब इस तरीके की तबाही को नोटिस करने के बाद जो स्टोन्स एक्टिवेट हुए थे वो इंपीरियल सिटी के चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं। ये इसीलिए ताकि ये कर्स सांप यहाँ से बाहर ना जा सके। 3 स्टोन्स तो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन थर्ड जो कि बर्ड वाला स्टोन था वो एकदम स्टक हो जाता है। इसका रीजन था बॉडीगार्ड। दरअसल उसने जानबूझकर चौथे स्टोन को एक्टिवेट ही नहीं किया था ताकि वो शील्ड इंपीरियल सिटी को कवर ना कर पाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो सिटी के बाहर निकलकर और भी ज्यादा तबाही मचाएगा। चारों तरफ एकदम से तबाही का माहौल हो चुका था। यिंगमिंग इस तरीके से ये देख नहीं सकता, इसीलिए उसने अपने 3 गार्डियन एंजल्स को निकाला। वो तीनों गार्डियन एंजल्स निकल पड़े होते हैं बड़े से स्नेक को हराने के लिए। एक गार्डियन एंजल ने कई सारी शील्ड बना दी थी यिंगमिंग के सामने ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। अब यिंगमिंग ने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। अब अचानक हमें दिखाई दिया कि शील्ड का जो अधूरा हिस्सा था वो भी पूरा हो जाता है, यानी कि वो 4 स्टोन भी अब एक्टिवेट हो चुका है जिसने की पूरी सिटी को कवर कर लिया है। एक शॉकिंग बात रिवील होती है कि बुया ने अपना सैक्रिफाइस दिया उस 4 स्टोन को एक्टिवेट करने के लिए, पर उसे और भी ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं और उसके बड़े बड़े पंख आ गए थे। उसने अपने आप को ही वो 4 स्टोन बना लिया। बुया भी अब यहाँ यिंगमिंग के गार्डियन एंजल्स के साथ निकल पड़ता है उस बड़े से बॉडीगार्ड यानी कि स्नेक से लड़ने के लिए। शुरुआत में वो बड़े से स्नेक को काफी डैमेज दे रहे थे, इसी वजह से अब बॉडीगार्ड को खुद उसके बॉडी से बाहर आना पड़ा। अब वो इमॉर्टल हो चुका है, यानी उसकी ताकतें एकदम चरम सीमा पर है। बॉडीगार्ड एक एक करके गार्डियन एंजल्स को मारता है और बुया को भी डैमेज पहुंचाता है। देखकर यही लग रहा था कि पूरी फाइटिंग एक तरफा हो रही है। बॉडीगार्ड अकेले ही सभी को संभाल ले रहा था। अब अगर वो बॉडीगार्ड इसी तरीके से सारी चीजें डिस्ट्रॉय करता रहा तो इंपीरियल सिटी का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। यिंगमिंग भी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो प्रिंसेस के पास आकर उसे समझाता है कि जिस बॉडीगार्ड को तुम मास्टर समझ रहे हो वो मास्टर नहीं बल्कि उनका बनाया गया एक गार्डियन एंजल है, और हर एक गार्डियन एंजल की अपनी अपनी सोच होती है। प्रिंसेस को भरोसा दिलाने के लिए यिंगमिंग एक आखिरी बार उसे अपने मास्टर के पास लेकर चला गया जहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस थी। यिंगमिंग प्रिंसेस के पास टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुंचता है और वहाँ पर मास्टर से बात कराता है। मास्टर ने प्रिंसेस से साफ कह दिया कि उसने भले ही गार्डियन एंजल बनाई थी, लेकिन उनके थॉट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते। प्रिंसेस को अब मास्टर द्वारा बताई गई हर एक बात समझ में आ जाती है और अब वो भी चाहती थी कि वो बॉडीगार्ड को रोक दे। यिंगमिंग तो अब यहाँ प्रिंसेस के साथ तुरंत ही बैटल ग्राउंड में आ गई, जहाँ उस बड़े से स्नेक के ऊपर बुया बॉडीगार्ड से फाइट कर रहा था। दोनों ये काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड के पास अपर हैंड होता है। उसने बुया को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। अब यिंगमिंग को पता था कि उस स्नेक को सिर्फ एक ही तलवार से मारा जा सकता है, वो उसके मास्टर की तलवार थी, तो इसीलिए यिंगमिंग ने बुया से कांटेक्ट करके वो तलवार उसे दे दी होती है। बट बॉडीगार्ड को इस बारे में पता था। उसने बहुत ही फोर्स से हमला करके तलवार नीचे गिरा दी। ये तलवार अब प्रिंसेस ने उठा ली होती है। प्रिंसेस अब यहाँ बॉडीगार्ड पर हमला करने के बजाय उस तलवार से खुद को मारने की धमकी देने लगी। बॉडीगार्ड उसे देखते ही एकदम चौंक गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था प्रिंसेस को कुछ भी हो। बट अब प्रिंसेस के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसने उसी तलवार की मदद से अपनी जान ले ली और वहीं मर गई। बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट उस प्रिंसेस के साथ गुजारी है। उसका ध्यान भटक चुका था, तो मौके का फायदा उठाकर बुया ने उस पर हमला कर दिया। वो बड़ा सा स्नाप भी अब मर जाता है, जिसके साथ साथ वो बॉडीगार्ड भी खत्म हो गया। इंपीरियल सिटी अब पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी थी। वहाँ पर जितने भी प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट हुई थी वो भी अब डिसअपियर हो जाती है, यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका है और काली ताकतें वापस